मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे सिविक्स में। ठीक है, तो सिविक्स में आज हम लोग चैप्टर 6 में क्या पढ़ रहे हैं? गांव का प्रशासन। आज हम लोग गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये गांव के प्रशासन में हम लोग चैप्टर ये शुरू करते हैं। अगर आप लोग अपने सामने किताब खोल कर रखें और वीडियो देखें तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो बच्चों, आप अपने सामने किताब रखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, तो उनकी पानी और बिजली, सड़क, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों का भी निपटारा करना पड़ता है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक एक ढांचा होता है जिसको तैयार किया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है। तो हम लोग इस पाठ में यही देखेंगे कि जो 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में, ठीक है, तो इनके काम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि थोड़े विस्तार से इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, आप लोग अगर इस पर ध्यान दीजिएगा, चित्र के माध्यम से ध्यान दीजिएगा कि ये जो चित्र है, ये चित्र देखकर आपको क्या प्रतीत होता है। चित्र जो है वो 2 किसानों का है। वो किसान आपस में विवाद कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, और उसके पीछे हम देखते हैं कि इनका खेत है ये, और 2 खेतों के बीच में एक मेड़ बनी हुई है। तो ये जो इनका विवाद है वो किस प्रकार का विवाद है, चलिए हम लोग इनके विवाद को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों कि मोहन एक किसान है, ठीक है। मोहन, 2 आपने चित्र देखा था ना, तो उसमें एक जो चित्र है वो मोहन का चित्र है। तो मोहन एक किसान है, उसके पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है, यानी वो क्या करता है कि अपने खेत की जुताई करता है। उसके पास खेत है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके खेत से लगा हुआ ही एक रघु का खेत है। तो आप लोगों ने चित्र देखा कि एक मोहन है और दूसरा जो है वो रघु है। तो उस रघु का चित्र है। तो वो दोनों क्या है, दोनों खेत में काम करते हैं। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं, यानी आपने बीच में मेड़ भी देखा था। तो वो मेड़ जो है वो उनके खेतों को अलग करता है, यानी दोनों के बीच में फासला क्या है, सिर्फ एक मेड़ का। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु के मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। रघु ने क्या किया है, मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया है। तो रघु ने क्या किया है कि मोहन के खेत में थोड़ा सा अपना मेड़ आगे कर लिया है और अपने खेत में थोड़ा सा बढ़ा लिया अपने खेत को। तो मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ था। वो डरा क्यों था? क्योंकि रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके जो ताऊ थे गांव के सरपंच थे। तो बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर पूछा जाए कि मोहन डरा हुआ क्यों था, तो रघु के जो ताऊ थे वो गांव के सरपंच थे, इसलिए थोड़ा सा मोहन डरा हुआ था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया दोनों के बीच। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो अल्लाह सुन करके पड़ोसी बाहर से आ गए, बहुत सारे पड़ोसी आ गए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। तो इसके बाद जब उसकी पिटाई होने लगी तो लोग बीच बचाव करके उन्होंने क्या किया, मोहन को बचाया। और फिर मोहन
को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आ गई थी। जब लोग उसको मारना शुरू कर दिए मोहन को, तो उसके हाथ में और सर पे चोट आ गई थी। एक पड़ोसी ने उनकी मरहम पट्टी की, ठीक है। और मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाक घर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, ठीक है। तो जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें करने लगी, तो अंत में ये डिसीज़न हुआ कि ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए कि जो पड़ोसी जिन्होंने देखा है मोहन को मारते हुए, वो मिल करके और पुलिस थाने जाएंगे, ठीक है, गवाह के तौर पर। तो पुलिस थाने का क्षेत्र, अब हम लोग पुलिस थाने के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, जब थाने वो जा रहे थे तो रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। तो मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के क्षेत्र में आता है। तो बच्चों, यानी कि जो पास पड़ोस में झगड़े होते हैं, तो जो पास के थाने होते हैं उन्हीं थाने में जा कर के रपट लिखवानी होती है। ये नहीं है कि झगड़ा हमारे गांव में हो रहा है और हम जा कर के दूसरे शहर में रपट लिखवा रहे हैं, है ना। तो जिस जगह पर झगड़ा होता है उसी क्षेत्र में थाने भी होते हैं, तो वहाँ पर जा कर के रपट लिखवानी होती है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, ठीक है। यानी कि जो गांव रहता है, जो कस्बा रहता है, उसके नियंत्रण में वो रहता है। लोग उस क्षेत्र में जो चोरी होती है या कोई दुर्घटना होता है, मारपीट होता है, झगड़े होते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जो भी विवाद होते हैं वहाँ पर, तो उसके बारे में रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से जो घटना के बारे में पूछताछ कर रहा है और उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, वो सही तरीके से करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो इस तरह से ये पुलिस थाने का काम होता है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया भी है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो पास का थाना होगा उसी थाने में जाकर अपना शिकायत दर्ज करवाएंगे, है ना। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो मोहन और रघु के बीच में क्या है, खेत में मेड़ उसने आगे बढ़ा लिया था, तो खेत को लेकर के विवाद हुआ था ना। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था, क्यों लग रहा था? क्योंकि रघु के जो ताऊ थे वो सरपंच थे। लोग सोचते थे कि इसकी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, इसलिए थोड़ा मोहन को डर लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्यों ना पैसा ज़्यादा लगवा लें और किसी दूसरे थाने में जा कर के रपट लिखवाएं, ये कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिसने झगड़ा देखा है, जिसने मामला देखा है, वो मोहन के साथ जाए और जा कर के अपनी रपट लिखवाए, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ते चलिएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर भी ढूंढते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है बच्चों। पुलिस थाने में होने वाला काम, अब हम देखते हैं कि पुलिस थाने में काम क्या होता है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे
तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। मोहन ने थानेदार के पास गया मोहन और जाकर के उसको पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। ठीक है, थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। यानी मोहन जब गया थानेदार के पास अपनी शिकायत लेकर के, तो थानेदार जो था उसकी शिकायत को नज़रअंदाज कर रहा था और उसकी शिकायत दर्ज करना नहीं चाहता था। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। ठीक है, यानी पुलिस जो पड़ोसियों को लेकर के आया, तो पड़ोसी गवाही के रूप में थानेदार के सामने आए और उससे अपनी बात रखे कि हम लोग के सामने इसकी पिटाई हुई थी, अगर हम लोग नहीं बचाते तो इसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती। तो अंततः थानेदार राज़ी हो गया, यानी उसने रपट लिखवाने के लिए वो राज़ी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। यानी मोहन को उसने लिखने के लिए कहा कि तुम अपनी शिकायत लिखो। ठीक है, तो थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे राजस्व विभाग का काम। ठीक है, तो राजस्व विभाग का क्या काम है हम लोग आगे उसको देखते हैं। ये चित्र देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया है कि दो लोग हैं और कुछ समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ठीक है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। यानी ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे ये पता चल जाए कि कौन सी ज़मीन किसके पास है। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का काम होता है, जो पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक है, वो ज़मीन को नापता है और उस ज़मीन का रिपोर्ट यानी जो भी रिकॉर्ड होता है वो रखता है पूरे गांव का। ठीक है, जिस गांव का वो रहता है तो उस गांव का वो पूरा रिकॉर्ड रखता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई कहीं पर पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं कर्मचारी कहा जाता है, कुछ लोग ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। तो इन कई नामों से जाना जाता है, यानी लेखपाल भी हम उसको कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं, या फिर ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, या फिर कानूनगो कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों उनके कई नाम हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग पटवारी का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी लेखपाल जो लेखा जोखा रखता है ज़मीन का। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए, और ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड पर एक हिस्सा है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि नक्शा बना हुआ है, नक्शे और उसके अनुसार एक रजिस्टर तैयार किया गया है, उसमें पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन का एक रिकॉर्ड है। क्या चीज़ है? एक रिकॉर्ड है, यानी कि जो गांव की ज़मीन किस किस के नाम से है, कौन कौन सी ज़मीन है, उसका पूरा रिकॉर्ड इस विवरण में लिखा हुआ है। यानी
जो उस देखिए चित्र के माध्यम से आप लोग देखेंगे किताब में, तो आपको दिखेगा कि कोई है जो उन दोनों को कोई कागज़ दे रहा है। ठीक है, आमतौर पर होता क्या है कि वो ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ज़रीब कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़रीब, यानी जो अलग अलग तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से उनको ज़रीब कहा जाता है। ठीक है, जो लोहे की जंजीर होती है उसको किस नाम से जानते हैं? ज़रीब के नाम से। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका है या नहीं खिसका, यानी अगर खिसका है, खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। ठीक है, तो इस तरह से वो बता सकता है। अगर वो नापता तो नाप करके वो बता सकता था। तो देखिए बच्चों, यही चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये जा रहा है और जा करके बात कर रहा है गांव में, किससे? लेखपाल से, जो पटवारी है उससे बात ही कर रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि पटवारी किसानों से भूमि पर भी इकट्ठा करता है। यानी जो पटवारी है, यानी जो लेखपाल होते हैं, वो किसानों से भूमि पर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। यानी जो भी वो रिकॉर्ड रखता है, कौन रखता है रिकॉर्ड? तो लेखपाल रखता है, यानी पटवारी रखता है। अब देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है, यानी कितने गांव के बारे में वो अपना रिकॉर्ड रखता है। गांव के लोग जो पटवारी से या लेखपाल से क्या करते हैं? कैसे संपर्क करते हैं, यानी गांव के लोग जो हैं वो पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। देखिए बच्चों, ये खेत का कागज़ है। जो मोहन और रघु जो खेत को बो रहे हैं, उस खेत का ये कागज़ है। उसको नंबर वाइज बोला जाता है। खसरा नंबर 1, 2, ये खसरा नंबर 5 है, तो इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो खेत का कागज़ है, इस खेत से पता चल जाता है कि किसका खेत है और उसका मालिक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिखा हो गया ज़मीन, मालिक का नाम, पिता का नाम और पता, तो यहाँ पर दिया हुआ है। यदि बटाई पर है तो उसके किसान का नाम, जिसने जो वो बो रहा है, और बटाई का हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। इस साल जोती गई ज़मीन। फिर उसके बाद क्या है? तो इस तरह से ये पूरा नक्शा तैयार किया गया है। ये ज़मीन का कागज़ है, यानी उस खेत का कागज़ है जिसकी ये दोनों जुताई कर रहे थे और जिस पर विवाद हुआ। तो एक तरह से इस खेत से ये पता चल जाता है कि खेत दोनों का है। अब खेत कहाँ है, किसका, ये जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक बॉर्डर दिया हुआ है ना यहाँ पर, इससे ये पता चल रहा है कि ये एक मेड़ है। ठीक है, मेड़ के उधर मोहन का है और मेड़ के इधर यहाँ पर ऐसे मेड़ बनाया हुआ है और इसमें ये दर्शा रहा है कि जो ये हेक्टेयर वाइज बता रहा है। ठीक है, कि मोहन वल्द राजा राम गांव अमरापुर ज़मीन का मालिक, यानी मोहन के पिता का वल्द मतलब होता है उसके पिता। ठीक है, तो मोहन के पिता कौन है? राजा राम, गांव अमरापुर है और ज़मीन के मालिक हैं। इधर है रघुराम। ठीक है, और वल्द कौन है? वल्द मतलब उसके पिता रतन लाल।
तो उसके पिता हैं, गांव अमरापुर का है और ज़मीन का मालिक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान उसके पीछे है, यानी घास का मैदान। तो इस तरह से इस पेपर से ये पता चलता है कि हाँ, ज़मीन जो है वो दोनों की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कई प्रश्न पूछे गए हैं और इधर देखिए एक नक्शा तैयार किया गया है। ये जो नक्शे होते हैं वो पटवारी के पास होते हैं, यानी जो वहाँ का लेखपाल होता है उसके पास ये नक्शे तैयार होते हैं और वो अपना रिकॉर्ड रखता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है ना, गांव अमरापुर है और पटवारी का रिकॉर्ड है ये। ठीक है, तो इस तरह से वो गांव का जो भी लेखपाल होता है वो ज़मीन का देख रेख करता है और अपना रिकॉर्ड अपने पास रखता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसको? किसान को शुल्क देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? तो पटवारी को देना पड़ता है, यानी वहाँ का जो लेखपाल होता है उसको देना पड़ता है पैसा, ताकि वो रिकॉर्ड और नक्शा तैयार रखे। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को हासिल करने के लिए, यानी उसको हासिल करने के लिए, जो रिकॉर्ड है उसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी किसानों को ये रिकॉर्ड पाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? देखिए, नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी है। तो देखिए, क्या है कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। जब हम ज़मीन खरीदते हैं या ज़मीन बेचते हैं तो हमको उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपने ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज अगर लेना है तो उसको अपना कागज़ दिखाना होगा। ठीक है ना, तो वो अपना कागज़ दिखाने के लिए वो रिकॉर्ड लेने जाएगा ना, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, यानी खेत के कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। तो इस तरह से अगर कोई किसान है, अपनी ज़मीन अपने बेटे और अपने बेटियों में बांटना चाहता है तो भी पहले कागज़ को तैयार करना पड़ता है। तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि एक लेखपाल या पटवारी जब खेत को नापता है या किसी ज़मीन को नापता है तो वो क्या करता है कि ज़रूर अपनी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है। हमने अभी आपको बताया ना कि एक लोहे की जंजीर के इस्तेमाल से, यानी उसको नापने के लिए, खेत को नापने के लिए वो एक लोहे की भी जंजीर हो सकती है और आजकल तो बहुत सारे पैमाने आते हैं। तो एक तरह से उसके पास पैमाना भी होना चाहिए, यानी कि मीटर होना चाहिए उसके पास, जिससे ज़मीन नापने का जो पैमाना होता है वो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि वो उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। तो किसको, यहाँ पर जो किसान नापने के लिए गया है ज़मीन, उसके पास लोहे की जंजीर है जिसके माध्यम से वो अंदाज़ा लगाता है, क्योंकि ये बहुत पहले का है ना, तो पहले लोग इसी तरह से नापते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो बहुत सारे मीटर आ गए हैं, है ना, जिससे आसानी से नापा जा सकता है। तो क्या हुआ कि वो जंजीर से नापता था और उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहता था, यानी कि सही करता था, रखता था। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं या कोई
कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। तो जो इस काम में आगे रहते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, है ना, यानी कि हमारे जो राज्य हैं वो कई जिलों में बटे हुए हैं। तो ज़मीन से जुड़े मामलों की जो व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों को जब हम छोटे खंडों में बांट देते हैं तो जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील। आप लोगों ने तहसील का नाम सुना है ना, तो तहसील के नाम से जाना जाता है, तालुका के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटारा होता है, यानी विभिन्न जो भी मामले आते हैं उसका निपटारा करना होता है। तो या जिला अधिकारी जो होता है वो जिले का निरीक्षण करता है, और जो तहसील होता है, जैसे हमने बताया आपको कि जो जिला होता है उसको कई खंडों में जब बांट दिया जाता है तो तहसील का रूप ले लेता है, तो एक एक तहसील बना दिया जाता है। तो पहले जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। तो ये अलग अलग नापते हैं। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। तो जो तहसीलदार होता है वो लेखपाल के काम का निरीक्षण करता है और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे, यानी विभिन्न तरह के जो टैक्स होते हैं वो इकट्ठा होते रहें। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, ठीक है। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी देते। देखिए बच्चों, इसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में क्या होता है, जो भी विवाद होते हैं ज़मीन से रिलेटेड वो सारे मामले सुने जाते हैं। कहाँ? तहसीलदार के दफ्तर में। इसके बाद हम लोग एक नया कानून के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 में लागू किया गया। तो ये जो कानून था, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो उनके पास जो भी ज़मीन होता है तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही नज़र आते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर ही मानी जाती है, यानी कि महिलाएं हैं तो वो खेतों में काम ही करती हैं, बस यहीं तक सीमित है। इसके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। कभी ऐसा नहीं सोचा जाता है कि अगर कोई ज़मीन का मालिक है तो हो सकता है कोई महिला हो, नहीं, वो अक्सर मालिक के रूप में पुरुष को ही समझा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन 2005 से ऐसा नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ बेटों को ही बांट दी जाती थी और लड़कियों को नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लड़कियां शादी करके अपने घर जाती थीं, फिर उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं बनता था, ऐसा कानून में था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाल ही में ये कानून बदला गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस पर। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ऐसा कब हुआ? ऐसा कानून कब बनाया गया? तो 2005 में। 2005 के नियम में ये बदलाव लाया गया कानून में कि अब बेटियों को भी और माँओं को भी उनके ज़मीन में हिस्सा मिलेगा। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। आपने सुधा के बारे में पढ़ा है,
तो सुधा क्या है कि एक खेतिहर परिवार की बेटी थी। सॉरी बच्चों, ये शादीशुदा थी, यानी सुधा जो थी वो एक शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। किससे कहा उसने? तो अपनी अपने पास के लेखपाल से उसने कहा, ठीक है, कि बेटी का नाम भी आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो बच्चों, ये देखिए, ये सुधा का परिवार है। सुधा के घर में जो एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि सुधा अपने खेत में अपनी मम्मी के साथ कैसे हाथ बटाती है, और एक बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से भी आपको दर्शाया गया है कि एक बिटिया की चाह, यानी एक बेटी क्या चाहती है। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए। यानी मुझे एक बताया गया है कि पहले जो नियम था वो ये था कि पापा का घर है तो भाई को ही मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, या उसकी माँ का उसमें कोई नाम नहीं होगा। तो इस तरह से एक कविता के माध्यम से कुछ ये बताया गया है कि एक बेटी है, वो जो चाहती है वो उसको नहीं मिल पाता है। तो वही बताया है ना कि लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए, ठीक है। दहेज में रेशम और सोना, ठीक है, यानी एक कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि दहेज में रेशम और सोना ही नहीं ले जाना है हमें, पिता का घर है उसमें मेरा भी एक हिस्सा होना चाहिए। एक तरह से ये एक बेटी की चाह होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था गांव के प्रशासन के बारे में, तो वो चैप्टर समाप्त हो गया है। अब देखिए आगे क्या दिया है कि अन्य सार्वजनिक सेवाएं, ज़रा हम लोग इस पर भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि अन्य सार्वजनिक सेवाएं क्या हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं कि इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, हमने कानून व्यवस्था के बारे में आपको बताया। और दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में कि ज़मीन का जो लेखा जोखा होता है वो एक पटवारी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर वो कैसे देता है, ठीक है। तो पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, दूसरे में पटवारी का, ठीक है। तो पटवारी यानी लेखपाल का, इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यानी जो लेखपाल होता है उसका निरीक्षण कैसे होता है, अलग अलग बांट दिया गया, जिलाधिकारी और तहसीलदार के, यानी पुलिस अधीक्षक करता है और तहसीलदार करता है। हमने ये भी देखा कि कुछ लोग कैसे उन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। तो आपने ये पढ़ा कि कैसे कैसे हम लोग अपनी ज़मीन के कागज़ों को निकलवाते हैं और उसको कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, ठीक है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी
जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान दिया है कि कैसे कैसे नियम लागू किए गए और उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिली। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति या डाक बंगला। ठीक है, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल यानी जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राइमरी स्कूल और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद अस्पताल, ये सारी चीज़ें जो गांव में होनी चाहिए पास में। तो इसका बता रहा है कि आप एक विवरण तैयार कीजिए, आप अगर कर सकते हैं तो कीजिए। इसके बाद 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि उनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है, यानी जो उदाहरण के रूप में एक सुधा के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, कि एक सुधा है, अपने घर परिवार में रहती है, उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो उस सुधा की एक चाहत होती है कि वो अपने पिता के घर उसको एक हिस्सा मिले, जैसे उसके भाइयों को मिलता है वैसे उसको भी मिलना चाहिए। तो ये एक हर लड़की की चाहत होती है कि उसको जब शादी हो जाती है उसकी, उसको बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि उसकी शादी कर दी जाती है, फिर भी उसके पिता के घर में भी उसका हक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भविष्य में कब क्या होता है लड़कियों के साथ, इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम को लागू किया और पिता के ज़मीन में, जो पिता का जो घर है उसमें महिलाओं को और बेटियों को भी हिस्सा दिया गया। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था, आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझ से पढ़िएगा और नोट्स तैयार कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।